Hello guys, I am Archana Agarwal and I teach business laws and DCR at AOC classes. आज हम करने वाले हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने ऑलरेडी देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए अग्रीमेंट होना चाहिए और अग्रीमेंट के साथ एनफोर्सेबिलिटी होनी चाहिए, तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। लेकिन एनफोर्सेबिलिटी क्या होती है, ये एक क्वेश्चन आ जाता है कि एनफोर्सेबिलिटी का मतलब क्या होना चाहिए और एनफोर्सेबिलिटी पता कैसे चलेगा कि एनफोर्सेबिलिटी है। तो एनफोर्सेबिलिटी चेक करने के लिए हमें सारे के सारे एसेंशियल्स चेक करने पड़ते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ये सारी बातें होनी चाहिए और इसके अलावा कुछ और 6 बातें हैं वो होनी चाहिए, तो वो एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट अगर एनफोर्सेबल हो जाएगा तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट में शुरू में हमने देखा अग्रीमेंट होना ज़रूरी है और अग्रीमेंट होने के साथ साथ एनफोर्सेबिलिटी होना ज़रूरी है। अग्रीमेंट में हमें पता है एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर देती है, दूसरी पार्टी पहली पार्टी को एक्सेप्टेंस अगर दे देती है तो वो अग्रीमेंट होता है। लेकिन एनफोर्सेबल होने के लिए ये सारी बातें उसमें होनी चाहिए। सबसे पहला है 2 पार्टीज़। ऑब्वियस सी बात है कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए मिनिमम 2 पार्टीज़ का होना ज़रूरी है। अगर मिनिमम 2 पार्टीज़ नहीं होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कैसे करेंगे। ऑब्वियसली आप अपनी खुद की गाड़ी खुद को नहीं बेच सकते, आपको कोई दूसरी पार्टी चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। सिमिलरली अगर कोई अपना घर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो कोई दूसरा पर्सन उसे चाहिए वो घर खरीदने के लिए। तो हर कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज़ का होना ज़रूरी है, तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए मिनिमम 2 पार्टीज़ का होना ज़रूरी है और ये पार्टीज़ किसी भी तरह से हो सकते हैं। ये पार्टीज़ नेचुरल पर्सन हो सकते हैं, ये पार्टीज़ नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं, और ये पार्टीज़ आर्टिफिशियल पर्सन और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल पर्सन में 2 नेचुरल पर्सन ने एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। ए ने बी को अपनी कार बेची है और बी ने बदले में ए को दिया है 1 लाख रुपीज़ कंसिडरेशन। तो दोनों ने ही एक दूसरे को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन दिया है, जिसको हम बोलेंगे कि 2 पार्टीज़ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब 2 पार्टीज़ जो ये हैं ये नेचुरल हैं इस केस में, लेकिन इसी में अगर एक पार्टी नेचुरल हो और दूसरी पार्टी आर्टिफिशियल हो तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। कैसे? ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है सपोज एक कंपनी के साथ कि उसे कंपनी से कुछ गुड्स खरीदने, तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है, एक लिविंग पर्सन नहीं है। बट क्या कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे वैलिड नहीं होगा? यहाँ पे भी वैलिड होगा, बिकॉज एक पार्टी नेचुरल पर्सन है और दूसरी पार्टी आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। और तीसरी कैटेगरी इसमें आ जाएगी कि दोनों पार्टीज जो हैं आर्टिफिशियल हैं, यानी कि एक कंपनी ने किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक इंस्टीट्यूशन ने किसी एसोसिएशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। सो ये सारे केसेस पॉसिबल हैं 2 पार्टीज़ में। 2 पार्टीज़ होना ज़रूरी है मिनिमम, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती हैं एक कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सेबल बनाने के लिए। सेकेंड, इंटेंशन होना ज़रूरी है एक लीगल रिलेशनशिप फॉर्म करने के लिए। का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते टाइम आपका इंटेंशन हो कि अगर सामने वाले ने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया तो हम उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। ये इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ बिजनेस और कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में ही प्रेजेंट होता है। ये इंटेंशन सोशल और डोमेस्टिक अग्रीमेंट में प्रेजेंट नहीं होता। सोशल और डोमेस्टिक अग्रीमेंट में इसलिए प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि आपने जो अग्रीमेंट एंटर किया है अपने फैमिली पर्सन्स के साथ, आपने जो अग्रीमेंट एंटर किया है अपने दोस्तों के साथ, सोसाइटी में अपने रिलेशनशिप्स के साथ, या फिर नेबर्स के साथ, या फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, इन सभी केसेस में आपका इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। लेकिन लॉ ऐसा बिजनेस रिलेशनशिप्स में प्रिज्यूम करके नहीं चलता है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस में लॉ ये मान के चलता है कि आपके बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए वो सारे एसेंशियल्स कहीं ना कहीं उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, यानी कि अगर आपने सोसाइटी के लोगों के साथ अग्रीमेंट किया है, अगर आपने सोशल रिलेशनशिप्स जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर किया है, या फिर डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स वाले अग्रीमेंट में एंटर किया है, वो सारे के सारे एनफोर्सेबल नहीं होते हैं, बिकॉज लॉ ये प्रिज्यूम करके चलता है कि हमारा इंटेंशन वहाँ पे नहीं है एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। और अगर इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, उस केस में कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होगा। रादर कॉन्ट्रैक्ट क्या, वो तो सिर्फ अग्रीमेंट ही कहलाएगा, बिकॉज अग्रीमेंट होने के लिए एनफोर्सेबिलिटी होना ज़रूरी है। और एनफोर्सेबिलिटी का सबसे पहला रूल ही यही है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिजनेस अग्रीमेंट्स में तो होता है, बट सोशल और डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स में नहीं होता। तो
केस में सिर्फ बिजनेस और कमर्शियल ट्रांजैक्शंस ही आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा इंटेंशन है कि सामने वाले ने अगर अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया तो हम उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। बट सोशल और डोमेस्टिक रिलेशनशिप में जो हमारे ऐसे अग्रीमेंट होते हैं, वहाँ पे हमारा इंटेंशन नहीं होता लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, जिस वजह से हम इसको सिर्फ अग्रीमेंट ही बोल रहे हैं और हम इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल रहे हैं। नेक्स्ट है सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी इन राइटिंग, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बोले कि राइटिंग में ही होना चाहिए, बट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बोलता है कि सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स हैव टू बी इन राइटिंग। कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स राइटिंग में होने चाहिए? तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारे के सारे राइटिंग में होने चाहिए। अगर ये राइटिंग में नहीं है तो ये एनफोर्सेबल नहीं माने जाएंगे। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट हैव क्लियर मीनिंग। कॉन्ट्रैक्ट्स में क्लियर मीनिंग होना चाहिए जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो। क्लियर मीनिंग का मतलब है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते टाइम। कंफ्यूजन का मतलब है कि दोनों पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, दे मस्ट नो कि किस सब्जेक्ट की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा आपके साथ अग्रीमेंट हुआ है कोई घर खरीदने बेचने का, मेरे पास 2 घर हैं, एक दिल्ली में और एक नोएडा में। अब अगर मैंने आपको ऑफर किया है कि क्या आप मेरा घर खरीदना चाहते हो, यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बताया नहीं है कि क्या आप मेरा दिल्ली वाला घर खरीदना चाहते हो या क्या आप मेरा नोएडा वाला घर खरीदना चाहते हो, तो यहाँ पे कोई सर्टेनिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। जस्ट ये सवाल पूछा गया है कि क्या आप मेरा घर खरीदना चाहते हो। अब इस केस में अगर सिर्फ आपको मेरे दिल्ली वाले घर की नॉलेज है तो आपका जो एक्सेप्टेंस होगा वो दिल्ली वाले घर के लिए होगा कि हाँ हम खरीदना चाहते हैं। बट व्हाट इफ मैंने जो ऑफर दिया है वो नोएडा वाले घर के लिए दिया है। मैंने जब ऑफर दिया तो मेरे माइंड में ये चल रहा था कि नोएडा वाला घर मैं अपना बेचना चाहती हूँ और सिर्फ मैंने आपसे सवाल ये किया कि क्या आप मेरा घर खरीदना चाहते हो, तो यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हम दोनों के माइंड में अलग अलग बातें चल रही हैं। मेरे माइंड में ये चल रहा है कि मैं आपको नोएडा वाला घर बेचना चाहती हूँ और आपके माइंड में ये चल रहा है कि आप दिल्ली वाला घर खरीदना चाहते हो। तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर मीनिंग नहीं है और इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा तो पार्टीज एक दूसरे के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकती, उसे एनफोर्स नहीं करवा सकती। एंड लास्टली, कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल होना चाहिए परफॉर्म होने के लिए। पॉसिबल होना चाहिए मतलब कि कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए विच इज़ इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ मजिशियन सेज टू यू कि मैं अपने जादू से एक खजाना ढूंढ के निकाल दूंगा और उसके बदले में वो आपसे कुछ कंसिडरेशन मांग रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड या इनफोर्सेबल नहीं बोला जाएगा। या फिर वो बोलता है कि आई कैन मेक अ डेड पर्सन अलाइव, ये भी जो है इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट है और इसको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। तो ये 5 केसेस जो है ये बेसिक है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। इसके अलावा कुछ और 6 बातें हैं जो सेक्शन 10 हमें बताता है, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।